वेद एजुकेशन हब में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं विजेंद्र सिंह। आज अपन कक्षा 12 के ब्लूप्रिंट पे आधारित 1 बाय 1 यूनिट अपन जो एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उनकी श्रृंखला लेकर के मैं आपके बीच में हाजिर हुआ हूं। प्यारे विद्यार्थियों, अपनी पहली यूनिट है शीत युद्ध का दौर। इसमें से ब्लूप्रिंट के हिसाब से जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, जो वस्तुनिष्ठ और निबंधात्मक 6 नंबर की यूनिट रहने वाली है, उनमें कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनके ऊपर अपन बातचीत करेंगे। आज की इस क्लास का अपन शुभारंभ करने जा रहे हैं एक मोटिवेशनल कोड के साथ में कि माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, कि माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा। तू सपने बड़े देखना, मैं तेरे सपने पूरे करके दिखलाऊंगा। हर विद्यार्थी का ये सपना अपनी माँ ने जो संजोया उसको पूरा करने का फर्ज बनता है। इसलिए विद्यार्थियों, मैं तुम्हारे लिए ये श्रृंखला लेकर के आया हूँ क्योंकि आपके अभी नज़दीक एग्जाम डेट आ गई है और इसमें आप पूरा इसका आनंद उठाना है और फायदा आपको लेना है। पहला क्वेश्चन देखिए, अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराए थे, यानी अमेरिका ने जापान के ऐसे कौन से 2 क्षेत्र थे उन पे परमाणु बम गिराए थे और कब गिराए थे। विद्यार्थियों, पहले क्वेश्चन से अपन देखिए कितने सारे फैक्ट एक साथ में याद करेंगे। अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराए थे तो एक तो 6 अगस्त 1945, दूसरा 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराए थे। तो देखिए इसमें ऑप्शन कौन कौन से आ सकते हैं। आपको ऑप्शन मिलेंगे 1945, 1947, 1952, इस प्रकार से। तो देखिए अगस्त 1945 ऑप्शन में मिलेगा, नहीं कि 6 और 9 अगस्त दोनों डेट आपको मिलने वाली है। बात ध्यान से सुनिएगा कि अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराए 6 अगस्त 1947, यानी हिरोशिमा पे 6 अगस्त 1947 को। दोनों क्षेत्रों के नाम भी मैं बता रहा हूं, हिरोशिमा, दूसरा था नागासाकी। हिरोशिमा और नागासाकी पे गिराए थे। हिरोशिमा पे 6 अगस्त 1945, नागासाकी पे 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने परमाणु बम गिराए थे। अब देखिए दोनों बमों के नाम। हिरोशिमा के ऊपर जो गिराया था यानी लिटिल बॉय, कौन सा? लिटिल बॉय। और नागासाकी पे फेटमैन और लिटिल बॉय बमों के नाम थे। ये भी अपने को याद रखना। नंबर 2 अपना क्वेश्चन है, प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ। देखिए दूसरा क्वेश्चन अपना है, प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ था। प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन आप सबको पता है कि प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन 1961 को हुआ था। कब हुआ था? 1961 को। कहाँ हुआ था पूछा जा सकता है, बेलग्रेड। कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था। नंबर 2 क्वेश्चन है अपना, क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ के नेता थे। क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ के नेता थे, यानी सोवियत संघ के उस समय नेता कौन थे? तो नेता थे निकिता क्रुश्चेव। कौन थे? निकिता क्रुश्चेव। निकिता क्रुश्चेव सोवियत संघ के नेता थे। क्यूबा मिसाइल संकट यानी कब हुआ था? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ था। तो देखिए विद्यार्थियों, इसमें 1961 और 62, लेकिन जब अलग अलग डेट आती है तो अपने को 1962 मानना है। क्या? 1962 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, शीत युद्ध का प्रारंभ हुआ था। तो इसमें ऑप्शन आपको आते हैं, तो आपको लिखना है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, यानी शीत युद्ध का प्रारंभ हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, तुरंत बाद अपन मान सकते हैं शीत युद्ध का प्रारंभ हुआ। अगर सन आती है तो 1945,
अगला क्वेश्चन है, शीत युद्ध के दौरान भारत ने साथ दिया था, यानी शीत युद्ध के दौरान भारत ने कौन से गुट का साथ दिया था? तो भारत ने शीत युद्ध के दौरान किसी भी गुट का साथ ही नहीं दिया था। तो भारत ने क्या याद रखना है, किसी भी गुट का साथ नहीं दिया, नहीं दिया। और भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई। अगला क्वेश्चन है, तीसरी दुनिया के देशों के नाम से जाना जाता है, यानी तीसरी दुनिया कौन सी? तीसरी दुनिया के देशों के नाम से जाना जाता है। तो अपने को लिखाना बताना है गुट निरपेक्ष की नीति अपनाने वाले देशों को, या अल्प विकसित देशों को, या अल्प विकसित देशों को। अगर ऑप्शन में ये भी नहीं मिलता तो विकासशील देशों को, विकासशील देशों को, यानी तीसरी दुनिया के देशों के नाम से जाना जाता है गुट निरपेक्षता की नीति का पालन करने वाले देश। अगर ये नहीं होता ऑप्शन में तो अपन ये लिख सकते हैं अल्प विकसित देशों को या विकासशील देशों को, तीनों का एक ही अर्थ। अगला है, द्वितीय विश्व युद्ध कब लड़ा गया? दूसरा विश्व युद्ध है वह कब लड़ा गया था? तो दूसरा विश्व युद्ध, आप सबको मालूम है कि दूसरा विश्व युद्ध कब स्टार्ट हुआ, पहले तो अपने को ये जानना चाहिए। तो दूसरा विश्व युद्ध है 1939 ईस्वी में स्टार्ट होता है और 1945 तक चलता है। ये इसकी यानी 1939 से 1945 की समय अवधि है। किन के बीच हुआ? तो अपने को याद रखना है मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्रों के बीच में दूसरा विश्व युद्ध हुआ। मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश शामिल थे? आपको मालूम है कि संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, इसके अलावा फ्रांस, ब्रिटेन, और दूरी राष्ट्रों में जर्मनी, जापान, इटली। याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मित्र राष्ट्रों में कौन कौन से देश शामिल थे और धुरी राष्ट्र हैं उनमें कौन कौन से शामिल थे। तो धुरी राष्ट्र ये पराजित हुए थे, यानी इनको धूल चटा दी थी इन्होंने। तो धुरी राष्ट्र ये पराजित हुए थे, जर्मनी, जापान और इटली थी। अब देखिए इसके आगे अगला अपना जो क्वेश्चन है, नाटो की स्थापना कब हुई? इसका पूरा नाम बताइए। नाटो की स्थापना कब हुई? नाटो की स्थापना है 1949 अप्रैल 1949 में। अपने इसको अगर एग्जिट डेट आती है तो 13 अप्रैल 1949। नाटो की स्थापना कब हुई? इसका पूरा नाम यानी इसका पूरा नाम क्या है? उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। किसका है? नाटो का पूरा नाम क्या है? उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद में आता है अपना अगला क्वेश्चन, 18वां गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन कब व कहां हुआ? 18वां गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन। तो 18वां याद रखना है, 18वां कौन सा है गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन? तो ये अजरबैजान में होता। कहाँ? अजरबैजान। कहाँ होता है? अजरबैजान में हुआ। कब वह कहाँ होता है? तो ये कब होता है? अजरबैजान में 18वां शिखर सम्मेलन अजरबैजान में 2019 में। अब आता है शीत युद्ध का परमाणु अप्रसार संधि, ये हमने छोड़ दिया पहले। परमाणु अप्रसार संधि कब संपन्न हुई? परमाणु अप्रसार संधि, इसको एनपीटी यानी परमाणु अप्रसार संधि कब संपन्न हुई? इसमें देखिए ये एनपीटी है, इसका पूरा नाम भी आ सकता है, यानी परमाणु अप्रसार संधि।
ये होती है जुलाई 1968। क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, याद रखना है अपने को। परमाणु अप्रसार संधि कब प्रभावी हुई? परमाणु अप्रसार संधि कब प्रभावी हुई? तो ये होती है मार्च 1970 को। संधि संपन्न हुई थी जुलाई 1968 को, लेकिन प्रभावी मार्च 1970 को। याद रखना है ये बात। यह संधि क्या थी भाई, यानी परमाणु अप्रसार संधि क्या थी? तो परमाणु अप्रसार संधि है वो उन देशों को हथियार रखने की अनुमति देती है जो परमाणु शक्ति संपन्न है, यानी जिनके पास में परमाणु हथियार, उन देशों को क्या देती है? परमाणु हथियार रखने की अनुमति देती है। बाकी जिसके पास नहीं है उनको न तो परमाणु परीक्षण करने की अनुमति देती है और न उनको अपने पास में परमाणु हथियार रखने की इजाजत देती है। इसलिए इस संधि का अधिकांश देशों ने विरोध किया। इस संधि के अंतर्गत जो परमाणु हथियार रखने वाले देश थे, इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ यानी रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन, ये देश आते थे। इसके अलावा और कोई देश था वो रख ही नहीं सकता था, इसलिए इनका विरोध किया गया। शीत युद्ध का चरम बिंदु किसे माना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों। शीत युद्ध है, इसका चरम बिंदु किसको माना जाता है? शीत युद्ध का चरम बिंदु क्यूबा मिसाइल संकट को किसको माना जाता है? क्यूबा मिसाइल संकट को शीत युद्ध का चरम बिंदु माना जाता है। किसको माना जाता है भाई? क्यूबा मिसाइल संकट को शीत युद्ध का चरम बिंदु माना जाता है। वार्सा पैक्ट कब हुआ? इसका प्रमुख उद्देश्य बताइए। वार्सा पैक्ट, क्या वार्सा पैक्ट कब हुआ? इसका प्रमुख उद्देश्य। वार्सा पैक्ट है ये सोवियत संघ द्वारा शीत युद्ध के दौरान बनाया हुआ एक सैनिक गठबंधन है, और ये कब, यानी अपने को याद रखना है, इसकी स्थापना, इसका गठन करते हैं 1955 में। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि यूरोप में नाटो में शामिल देशों का मुकाबला करना। यूरोप में नाटो में शामिल देशों का मुकाबला करना। ओके, आगे चलते हैं। प्रथम गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया? प्रथम गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया? तो पहला गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन सबको पता है, आपको 1961 में हुआ, बेलग्रेड में हुआ। कितने देशों ने भाग लिया? 25 देशों ने भाग लिया। कितने देशों ने लिया? 25 देशों ने भाग लिया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किन दो महाशक्तियों का उदय हुआ? यानी दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है 1945 में। उसके बाद में कौन कौन सी दो महाशक्तियों का उदय हुआ विश्व स्तर पे या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे? तो कौन कौन सी दो महाशक्तियां? इसमें देखिए, पहली तो है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरी का नाम है सोवियत संघ। इन दो महाशक्तियों का उदय हुआ, एक तो सोवियत संघ और एक संयुक्त राज्य अमेरिका। ये इस यूनिट से छोटे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे इन्हीं क्वेश्चनों में से आने वाले हैं। अब 4 नंबर का क्वेश्चन कौन सा आएगा? 4 नंबर का विद्यार्थी जो क्वेश्चन आएगा वो मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा। अगर आपको ये लगता है कि उससे संबंधित आपके पास में कोई सहायक सामग्री है तो आप उससे तैयार कर सकते हो, या फिर आपको ये लगता है कि मेरे को नोट्स चाहिए तो आपको अवेलेबल हो जाएंगे। अब मैं वो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, वो देखिए। देखिए, जो 4 अंक का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इन क्वेश्चनों में से इस यूनिट से आने वाला है। अगर आपने ये तैयार कर लिए तो ये यूनिट, ये मानो कि 6 नंबर आपके 100% हो गए। शीत युद्ध क्या है? इसके उदय के प्रमुख कारण बताइए। शीत युद्ध किसको कहते हैं? यानी शीत युद्ध
उसको कहेंगे अपन कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दो महाशक्तियाँ सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच प्रत्यक्ष रूप से कोई युद्ध नहीं हुआ। समाचार पत्र पत्रिकाओं को लेकर के, एक दूसरे के यानी विचारधारा को लेकर के और रेडियो के माध्यम से, इसके द्वारा जो विचारधाराओं को लेकर के जो ये युद्ध हुआ था, इसी को अपन शीत युद्ध कहते हैं। इसके प्रमुख कारण क्या हैं? इसके जो प्रमुख कारण हैं यानी एक दूसरे की ऊपर यानी हीन दृष्टि से देखना, या एक दूसरे की जो उस समय जो विचारधारा थी, विपक्षी विचारधारा अपन इसको बोल सकते हैं। इसके अलावा यानी सोवियत संघ है, इस सोवियत संघ से अमेरिका द्वारा परमाणु बम का रहस्य छुपाना। इसके अलावा यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे महाशक्ति बनने की होड़, ये शीत युद्ध के प्रमुख कारण है। क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का चरम बिंदु था, स्पष्ट कीजिए। यानी क्यूबा मिसाइल संकट था, ये शीत युद्ध का चरम बिंदु था, इसको स्पष्ट करना है। इसके अलावा है भारत की गुटनिरपेक्ष नीति की आलोचना किस आधार पर की जाती है, स्पष्ट कीजिए। भारत ने जो गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई है, इसकी जो आलोचना की जाती है यानी तटस्थता और अस्थिरता के आधार पर की जाती है, वो आपको इसको वर्णन करना है और स्पष्ट करना है। गुटनिरपेक्षता से क्या तात्पर्य है और वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता है, इसको स्पष्ट करना है। यहाँ से जो 4 नंबर का क्वेश्चन है, इन्हीं में से आपको पूछा जाएगा। अब गुटनिरपेक्ष आंदोलन से संबंधित नेता आपको याद रखने हैं, जैसे भारत से पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो युगोस्लाविया है उससे कौन थे, इसके अलावा गाना से कौन थे, इसके अलावा जो मिस्र थे यानी गमाल अब्दुल नासिर, इसके अलावा जो इंडोनेशिया से सुकर्नो, इनको भी आपको याद रखना। हो सकता कि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर ये पूछा जाता बड़ा क्वेश्चन तो इसमें आप गुटनिरपेक्षता वाले में उसको ऐड करोगी। तो आज की क्लास विद्यार्थियों आपके लिए 1 नंबर वाले यूनिट के मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाए हैं। जरूर आप इन क्वेश्चनों को पढ़ोगे तो एग्जाम में आपकी पूरी मदद करने वाले हैं। और आपको मैं ये वादा करता हूँ कि 80 से लेकर के 90% पेपर है वो मैं करवाऊंगा, उन्हीं में से रूबरू क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 80 से लेकर के 90% तक, 100 की बात नहीं करता हूं मैं, 80 से 90% रूबरू क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। इसलिए जो विद्यार्थी स्कूल नहीं जा रहे हैं, किसी कारणवश से प्राइवेट हैं या फिर कोई और वजह है, तो अपने घर पे अब भी मौका है, अच्छे से इन क्वेश्चनों को तैयार कर लोगे तो आप बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हो। इसी के लिए जय हिंद, जय भारत।